आज हम बात करेंगे हमारे हिस्ट्री के टॉपिक्स थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। मींस ट्रैवलर्स के बारे में कि उन्होंने भारत के बारे में क्या कुछ लिखा है और वो कैसे यहाँ पर आए, उन्होंने क्या कुछ देखा, उनकी बुक्स के बारे में। यह हिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी। मेंस के लिए इससे एक आर्ट एंड कल्चर पर क्वेश्चन बन सकता है कि वो लाइक कि कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने क्या क्या लिटरेरी अकाउंट्स दिए हैं, उनमें क्या भारत की सोसाइटी के बारे में, भारत के आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में क्या कुछ दिया गया है। और पीटी से रिलेटेड बन सकता है कि उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, किन बुक्स पर उन्होंने, और उन बुक्स में उन्होंने क्या क्या लिखा है, किन टॉपिक्स पर लिखी गई हैं, वो कहाँ से आए थे, वगैरह वगैरह। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम बात करेंगे। सो हम बात करते हैं। तो ट्रैवलर्स पुराने एंड क्या होता था कि लोग, एक ट्रैवलर्स कौन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि मैन और वुमेन दोनों ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमें वुमेन्स के जो लिखे हुए अकाउंट्स है या कहें कि बुक्स वगैरह है, उनका बहुत ही रेयर कुछ मिला है हमें। हाँ, मेंस के लिखे हुए काफ़ी चीज़ें मिली हैं। तो अब फिर मन में क्वेश्चन आता है कि क्यों, वाई दे आर ट्रैवलिंग, व्हाट आर द रीजन्स वाई। तो देर आर सो मैनी रीजन्स लाइक फॉर इन द सर्च ऑफ वर्क, टू escape from natural disasters, as a traders, as a merchants, as a soldiers, priests, pilgrimages और as a sense of adventures के तौर पर। मतलब कि काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, न कहीं नेचुरल डिजास्टर हो गया, भूकंप आ गया वगैरह से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे जैसे उड़ीसा में भूकंप, जैसे उड़ीसा में हरिकेन वगैरह आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, तो लोगों को शिफ्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। व्यापार के लिए ट्रेडर्स के रूप में, मर्चेंट्स के रूप में भी अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए जाते थे। और फोर्थ रीजन वुड बी एज ए सोल्जर्स। सोल्जर्स मतलब राजा युद्ध के लिए, राजा जब भी युद्ध के लिए निकलते थे तो अपने साथ कई सारे सोल्जर्स को साथ ले जाते थे, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते थे, उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा, क्या हुआ क्या नहीं। तो कभी कभी राजा कुछ इलाके को जीत लेता था तो वहाँ के प्रीस्ट को साथ में ले जाता था। पिलग्रिमेज के तौर पर भी, पिलग्रिमेज का मतलब होता है जो श्रद्धालु जो श्रद्धालु एक जगह से दूसरी जगह किसी तीर्थ स्थान पर, वहाँ वहाँ किसी भगवान, किसी देवी देवता के दर्शन के लिए जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी, जगह एक्सप्लोर करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए भी चले जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि what they recorded in their accounts, what then this is the answer is the subject matters worried, like some deals with, अलग अलग टॉपिक्स पर वो लिख लेते थे, जैसे अफेयर्स ऑफ द कोर्ट्स, रिलीजियस इश्यूज, आर्किटेक्चरल फीचर्स, मोनूमेंटल फीचर्स, पॉपुलर कस्टम्स, ट्रेडिशंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मीन्स कि राजा के कोर्ट में क्या हो रहा है, राजा किस तरह न्याय करता है, फरियादी किस तरह राजा के पास अपनी बात पहुंचाता है, वहाँ क्या किस तरह की सभा है, कौन कौन उस सभा में बैठता है, अलग अलग रिलीजियस इश्यूज क्या चल रहे थे उन समय में, आर्किटेक्चरल फीचर्स, किस तरह के मंदिर हैं, महल किस तरह के हैं, किस तरह की मीनारें हैं, किस तरह के वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उन सब के बारे में भी अपनी बुक्स में वो लिखते थे। पॉपुलर कस्टम और ट्रेडिशंस के बारे में भी लिखते थे कि लोग किस तरह के त्यौहार मनाते हैं, किस तरह के कस्टम को फॉलो करते हैं, किस तरह के ट्रेडिशन होते हैं, लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं, वगैरह वगैरह। तो जैसे एक है अब्दुल रज्जाक समरकंदी, ये बड़े ही अच्छे राइटर थे। इन्होंने सिटी ऑफ विजयनगर के बारे में लिखा है कि किस तरह की वो सिटी थी, कितनी बड़ी थी, राजा कैसे अपना शासन चलाता था, लोग किस तरह रहते थे, कौन से रूल्स फॉलो होते थे, किस भगवान को माना जाता था, उस सिटी की वास्टनेस के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हमारे पास अभी जैसे एक हम बात करेंगे कुछ ट्रैवलर्स के बारे में, जैसे अल-बेरूनी, इन्होंने बुक लिखी किताबुल हिंद, और दूसरे हैं इब्न बतूता जिन्होंने बुक लिखी रिहाला। अब ये बड़े ही इंपॉर्टेंट नाम है हमारे पीटी के पर्सपेक्टिव से।
यूपीएससी क्या कर सकती है, आपको ट्रैवलर्स के नाम दे देगी और कुछ बुक्स दे देगी, मैच द फॉलोइंग्स में दे सकती है, या पूछ सकती है कि अल बिरूनी ने कौन सी बुक लिखी, विच बुक दे रोट, और नाम दे देंगे 1 2 3 करके। और या कन्फ्यूजन करने के लिए वो आपको दूसरी कई मैच दी फॉलोइंग दे देंगे, या 4 बुक दे देंगे और लिख देंगे कि किसने ये बुक लिखी है। तो आइए हम बात करते हैं अल बिरूनी के बारे में। ही इज़ अ गुड राइटर, ही इज़ ए इंटेलिजेंट मैन, ही नो सेवरल लैंग्वेजेस, राइट। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक होगी। ट्रिक मतलब कि क्वेश्चन किस तरह से ट्रिकी बनाती है यूपीएससी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम बात करेंगे अल बिरूनी के बारे में। ही वॉज बोर्न इन 1973 इन ख्वारिज़म, जो प्रेजेंटली उज्बेकिस्तान में है। अब फिर बात करते हैं इनकी लैंग्वेजेस के बारे में। तो ही नोज सेवरल लैंग्वेजेस लाइक सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत। Although he didn't know Greeks, but he is very well familiar with the works of the Greek philosophers, Greek works. मन में क्वेश्चन उठेगा कि हाउ, ये कैसे हो सकता है। तो ये भाई साहब ग्रीक नहीं जानते थे, लेकिन कुछ ग्रीक्स फिलोसफर के बारे में अच्छी तरह इनको पता था, और कुछ ग्रीक्स वर्क्स के बारे में या कहीं बुक्स के बारे में ये अच्छी तरह जानते थे। क्यों? क्योंकि वो सब जो जिन जिन चीज़ों के बारे में ये इनको पता था वो अरेबिक में ट्रांसलेशन हो चुकी थी। ये इस तरीके से है जैसे किसी पर्सन को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो इंग्लिश वाली मूवी हिंदी में डब्ड की हुई देखता है, तो वो वहाँ के एक्टर्स के बारे में, वहाँ के कल्चर्स के बारे में उसको नॉलेज हो जाती है जिस तरह मूवी देखने से। वही अल बिरूनी जी के साथ था। यहाँ पर ट्रिक हो सकती है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूपीएससी कोई क्वेश्चन पुट कर सकती है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अल बिरूनी नोज द लैंग्वेजेस। तो 3-4 पॉइंट में दे सकते हैं, और वहीं धीरे से पुट कर देंगे ग्रीक लैंग्वेजेस, या कुछ इसी तरह से वो क्वेश्चन बना सकते हैं ट्रिकी सा। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि he didn't know about the Greek languages. In 1017, Sultan Mahmud invaded Khwarizm. He took several scholars and poets back to his capital Ghazni. Al Biruni was one of them. मतलब कि अब ये कैसे माइंड में ये उठता है ना कि ख्वारिज़म में था, उज्बेकिस्तान में था, ये बंदा भारत कैसे आ गया, हाउ ही केम टू इंडिया। तो क्या हुआ, सुल्तान महमूद गजनवी ने इन्वेड किया ख्वारिज़म पर, और वहाँ के जितने भी प्रसिद्ध स्कॉलर्स, पोइट्स वगैरह थे उनको अपने साथ गजनवी ले आए, और अल बिरूनी भी उनमें से एक ही था। फिर जब उन्होंने सिंध पर, पंजाब पर अटैक किया मोहम्मद गजनवी ने, तब वो धीरे धीरे वो पार्ट बन गया कहाँ, किसका, सुल्तान गजनवी के एम्पायर, मतलब गजनवी एम्पायर का, और वो यहाँ पर आ गए। अब क्या हुआ, अब अल बिरूनी जैसे ही गजनवी में आया, उसको धीरे धीरे गजनवी भी पसंद आने लगा, और जब इंडिया पार्ट बन गया गजनवी एम्पायर्स का, उसका इंटरेस्ट इंडिया में भी डेवलप होने लग गया। उसके इंटरेस्ट डेवलप होने के भी कुछ कारण है, जैसे उन्होंने संस्कृत वर्क्स जो थे, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन पर जो अरेबिक में ट्रांसलेट हो चुका था, उनको पढ़ा, उनका इंटरेस्ट जगा। जब पंजाब गजनवी एम्पायर का हिस्सा बना, तब वो लोगों के कांटेक्ट में आए, तब म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, और अल बिरूनी ने ब्राह्मण, पोइट्स, प्रीस्ट के साथ काफ़ी सारा टाइम बिताया। उन्होंने संस्कृत सीखी, संस्कृत में जो फिलोसफी लिखी हुई थी उनको पढ़ा, वो बड़े ही उस चीज़ों से इम्प्रेस हुए। हालांकि उनकी जो यात्रा वृत्तांत है, या कह सकते हैं वो उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो पंजाब आए थे या नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया आए थे। ये एक संभावनाएं हैं जो बताई जाती हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। तो अब अल बिरूनी ने क्यों लिखा, ऑब्जेक्टिव्स क्या था अल बिरूनी के ये सब बुक्स लिखने का, उनकी राइटिंग्स का। तो अल बिरूनी खुद ही अपनी बुक्स में लिखते हैं, ए हेल्प टू दोज who want to discuss religious questions with them. कौन, them means Hindus, and
as a repository of information to those who want to associate with them। मतलब जब भी आप हिंदूज के साथ बात कर रहे हैं या किसी रिलीजियस इशू पर बात करना चाहें या किसी और चीज़ पर बात करना चाहें तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, एक रेपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपको नॉलेज देगा उनके बारे में कि वो किस तरह से रहते हैं, कौन सा कैसे त्यौहार मनाते हैं, उनके क्या ट्रेडिशन है, क्या कस्टम है, आपको उनके सब बारे में सब कुछ पता होगा, तभी आप डिस्कस कर पाओगे। तो वो सब आपको अगर उनके बारे में मतलब हिंदूज़ के बारे में जानना है तो वो आप मेरी बुक्स पढ़ोगे, मेरे बुक्स पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तब अब ये उन्होंने कौन सी चीज़ें ट्रांसलेट की, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हम बात करेंगे। अल-बिरूनी ने, पतंजलि जी ने जो ग्रामर लिखा था उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया, और यूक्लिड्स की जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे उनके वर्क को संस्कृत में ट्रांसलेट किया। अब क्वेश्चन आता है कि वो उन्होंने तो ग्रीक में लिखी होगी यूक्लिड जी ने अपनी बुक, तो जो बुक थी वो अरेबिक में ट्रांसलेट हुई, फिर अरेबिक से वो संस्कृत में ट्रांसलेट की इन्होंने। सो प्लीज़ कीप इन माइंड दिस वुड बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ओके, अब हम बात करते हैं द टर्म हिंदू के बारे में। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, तो क्या है कि आपको लाइफ में बड़े ही ये टर्म्स क्लैरिटी देती हैं, क्योंकि इन ये जो हिंदू वर्ड्स पर बड़ी डिबेट चलती है आजकल में, पिछले 2-4-5 साल में बड़ी ही डिबेट है इस शब्द को लेकर। तो हम आइए समझते हैं कि मतलब क्या होता है हिंदू का। तो ये एक हिंदू शब्द जो है ये ओल्ड, इट्स ए पर्शियन वर्ड विच इज यूज 6 या 5th सेंचुरी BCE। बहुत पुराने समय में इसको यूज़ किया जाता था। किन के द्वारा किया जाता था? अरब्स के जो लोग थे उनके द्वारा। ये पर्शियन वर्ड है। इसका मतलब होता था जो सिंधु रिवर है जो इंडिया से होकर पंजाब पाकिस्तान में बहती है, उसके ईस्ट साइड में जो लैंड है ये हिंदू का मतलब होता है। उस हिस्से के बारे में बात कर रहा है, भूमि के हिस्से के बारे में। तो इनको अरब्स यूज़ करते थे, तो उस रीजन को अरब्स बोलते थे अल हिंद के नाम से, और वहाँ के जो पीपल रहते थे उनको बोलते थे हिंदी। बाद में तुर्क्स आए, वो लोग कहने लग गए इस लैंड को हिंदुस्तान, और यहाँ के जो लैंग्वेजेस थी उसको बोलने लग गए हिंदवी। ओके, सो आइए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द टर्म हिंदू वॉज derived फ्रॉम एन ओल्ड पर्शियन वर्ड यूज्ड 6th century 5th century BCE टू रेफर टू द रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु और इंडस। The Arabs continued the Persian uses and called this region Al-Hind and its people Hindi। अब बाद में तुर्क्स आए, तुर्क्स ने इसको क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। आइए देखते हैं क्या चेंज किया। लेटर द तुर्क्स रेफर्ड टू द पीपल ईस्ट ऑफ द इंडस एज हिंदू, देयर लैंड एज हिंदुस्तान एंड देयर लैंग्वेज एज हिंदवी। नाउ प्लीज pay attention on next line that none of these expressions like Al-Hind, Hindi, Hindustan, Hindu indicate the religious identity of the people. It was much later so इसमें मेन पॉइंट यही है कि ये कोई रिलीजियस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस नहीं करता है। इट टॉक अबाउट जोग्राफिकल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल्स विच रिसाइड ईस्ट ऑफ द सिंधु रिवर्स। ओके, मतलब कि ये नहीं दिखाता है कि आपका ये रिलीजियस आइडेंटिटी को शो करने की बात है, नहीं, ये जोग्राफिकल आइडेंटिटी की बात करते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सिंधु रिवर के ईस्ट में जितने भी लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं। ओके, आई होप कि ये इस वर्ड पर आपको क्लैरिटी आ गई होगी, क्योंकि इस वर्ड पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये पॉलिटिकल डिबेट बहुत बना हुआ है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड।
अब हम बात करेंगे अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई किताबुल हिंद के बारे में। ये बुक लिखी है अल बिरूनी ने। इसकी लैंग्वेजेस है अरबिक, मतलब अरबिक में लिखी गई है। 80 चैप्टर्स में डिवाइड है। अब प्लीज़ ये जो बुक में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पर ये लिखी गई है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। 10 सब्जेक्ट्स मेंशन है, और भी हो सकते हैं, बट आपकी बुक एनसीईआरटी में इतने ही दिए हैं, तो इनको याद रख सकते हैं आप, क्योंकि मैच दी फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम्स एंड सोशल लाइफ, वेट एंड मेजर्स, आइकनोग्राफी मतलब कि मंदिरों में या कहीं किले वगैरह बनाने में जो निशान से यूज़ किए जाते हैं, कमल कहाँ बनाना है, कहाँ कैसे यूज़ करना है, ये उन सब की बात है। और फिर है लॉज एंड मेट्रोलॉजी। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर ये इस किताब के बारे में लिखा गया है, विस्तृत तरीके से लिखा गया है। अल बिरूनी ने बड़ी अच्छी बुक लिखी है। अब हर सब्जेक्ट या हर चैप्टर एक अलग स्टाइल में लिखा गया है। ये मैथमेटिकल में एक फॉर्मेट की तरीका लिखा गया है। जैसे वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहले एक क्वेश्चन लिखा है, फलाना 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 करके क्वेश्चन मार्क, फिर आंसर। वो आंसर जो दिया गया है उस क्वेश्चन का, वो संस्कृत ट्रेडिशन पर बेस्ड है। फिर आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है, या कहेंगे कंपैरिजन किया गया है, जो संस्कृत ट्रेडिशन में आंसर दिया गया है उसका दूसरे कल्चर्स के साथ में, कि दूसरे कल्चर के में इस चीज़ का क्या जवाब है। तो इन दोनों का कंपेयर किया गया है हर एक चैप्टर का। ओके, मतलब क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आंसर के स्टाइल में चैप्टर में जो है वो लिखा गया है। क्वेश्चन है, उसका जो संस्कृत ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली आंसर बनता है वो लिखा गया है। फिर जो संस्कृत आंसर है, संस्कृत ट्रेडिशन के बेस्ड पर जो आंसर लिखा गया है, उसका कंपैरिजन किया गया है अदर कल्चर्स के साथ में। ओके, अब फिर क्वेश्चन उठता है कि वाई ही डिड दिस। इस तरीके का फॉर्मेट उसने क्यों चूज़ किया। तो कुछ स्कॉलर्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि उनका मैथ की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेशन था। तो होता है ना, किसी पर्सन का किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा झुकाव ज़्यादा हो, अगर किसी चीज़ को लेकर, तो वो उसके व्यक्तित्व में झलकता है। कुछ भी हो, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो वो आपके दिखेगा, स्पोर्ट्समैन आपके व्यक्तित्व में दिखेगा, झलकेगा। जब भी आप किसी तरीके की बात करोगे तो आपको आपके व्यक्तित्व में ज़रूर ही झलकेगा। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो भी झलकता है, कोई आर्टिस्ट है तो उसकी बातों से पता चल जाता है कि वो आर्टिस्ट है। कोई अगर लॉयर है, कोई डॉक्टर है, वो उसके क्या कहते हैं, चाल ढाल में अच्छी तरीके से दिखता है। नेक्स्ट ट्रैवलर की बारे में हम बात करेंगे तो इन भाई साहब का नाम है इब्न बतूता। ये बोर्न हुए टैंजियर में, मोरक्को। ये मोरक्कन ट्रैवलर हैं। ओके, ही इज़ फ्रॉम वेरी वेल नोन फैमिली। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ट्रैवलर के बारे में, जिनका नाम है इब्न बतूता। ये वो इब्न बतूता बगल में जूता वाला सॉन्ग वाले नहीं हैं। ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, जो इनका जन्म तंजीर मोरक्को में हुआ था। इनकी फैमिली जो है एक वेल नोन फैमिली थी अबाउट जिनकी एक्सपर्टाइज थी इस्लामिक रिलीजियस लॉ, जिसे कहते हैं शरिया। इन्होंने भी फिर अपनी फैमिली का ट्रेडिशन फॉलो किया, और शरिया से रिलेटेड लिटरेरी और स्कॉलरिस्टिक एजुकेशन जो है वो अपनी पूरी की एट दी क्वाइट यंग एज। मतलब भी बड़ी जल्दी ही इन्होंने वो स्कॉलर या क्या कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है शरिया से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन्होंने ले ली थी। अब इनके अलग ही विचार थे। ये कहते थे कि बुकिश नॉलेज और सोर्सेस की बजाय हमें एक्सपीरियंस, लोगों से मेल मिलाप
वो ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते थे, या इन द सेंस कि उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते बजाय बुकिश नॉलेज के। तो ये एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व देने वाले इंसान थे। तो इसीलिए ये कई, आप अभी आगे पढ़ोगे कि ये कई सारे देश घूम के आए हैं, काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। सो आइए देखते हैं। इब्न बतूता बोर्न इन तंजियर मोरक्को, हिज फैमिली नोन फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन इस्लामिक रिलीजियस लॉ और शरिया। ये मैंने आपको बताया अभी। ही आल्सो फॉलो ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली एंड रिसीव्ड लिटरेरी एंड स्कॉलरिस्टिक एजुकेशन एट द क्वाइट यंग एज। ही थॉट, मतलब उनका मानना था, एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रेवल्स टू बी अ मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स। मतलब कि जो एक्सपीरियंस को ये ज़्यादा महत्व देते थे बजाय बुक के। वो इंडिया आने से पहले वो भाई साहब गए मक्का पिलग्रिमेज ट्रिप पर। पिलग्रिमेज ट्रिप का मतलब होता है कि धार्मिक यात्रा। जो मुसलमान होते हैं वो मक्का के लिए जाते हैं, जिसे हज, हमारे यहाँ पर हज कहते हैं। तो वो पहले ही काफ़ी सारे देश, भारत आने से पहले वो काफ़ी सारे देश घूम चुके थे, जैसे सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान और ईस्ट अफ्रीका के कुछ पोर्ट्स या कोस्ट को भी वो घूम चुके थे भारत आने से पहले। वो भारत आए 1332 और 1333 के आसपास। वो सबसे पहले आए सिंध। ये भी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले वो कहाँ पर आए थे। तो जब ये व्हेन ही रीच्ड इंडिया दैट टाइम मोहम्मद बिन तुगलक रूलिंग ओवर दिल्ली। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट के रूप में दे सकते हैं कि विच वन इज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ द इब्न बतूता, और विच ट्रैवलर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको 3-4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें इब्न बतूता के नाम को पुट कर देगा, या इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक को पुट कर सकता है कि जब इब्न बतूता आए तो उनका कंटेम्प्रेरी कौन था। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती हैं जिन पर हमें खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इन बड़े ही स्मार्टली क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। फिर नेक्स्ट बात है, अब जब ये दिल्ली आए उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक का रूल था, वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। वो बड़े ही इम्प्रेस हुए इनकी नॉलेज से, क्योंकि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इनको एक्सपर्टाइज थी कई चीज़ों में, इनको लॉज, फिलोसफी ये अच्छे तरीके से आती थी। तो इनको एज ए इम्पीरियल सर्विस दी गई, मतलब काजी का एक पोजीशन दी गई, डेजिग्नेशन दिया गया काजी का। अब ये काजी कौन होते थे? जो जज ऑफ द दिल्ली में जो जज होते थे उनकी पोजीशन दी गई। उनकी क्यों दी गई? क्योंकि सुल्तान इनकी नॉलेज से बड़े इम्प्रेस हुए। बट एक इन दोनों सुल्तान और इब्न बतूता के बीच में क्या हुआ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। अब बाद में, अब उन्होंने तो सुल्तान पुट हिम इन जेल। आफ्टर सम टाइम्स सुल्तान रियलाइज हिज मिस्टेक, भाई गलती हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर हुई। तब इनकी जो इम्पीरियल सर्विस थी एज ए काजी के तौर पर, उसको रिस्टोर किया गया। एंड इन 1342 सुल्तान सेंट हिम टू चाइना एज ए सुल्तान्स रिप्रेजेंटेटिव। तो इनको चाइना भेज दिया गया सुल्तान ने कि जाइए आप चाइना जाइए और वहाँ पर रिप्रेजेंट करिए सुल्तान को। अब यहाँ पर देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये भाई साहब पहले गए दिल्ली से म्यांमार कोस्ट पर, चाइना जाने के टाइम पे ही मालाबार कोस्ट से ये गए मालदीव। आप यहाँ कॉर्नर पर देख सकते हैं मालदीव को। यहाँ पर 18 महीने रहे एज ए काजी के तौर पर। आफ्टर दैट ही वेंट टू श्रीलंका, फिर यहाँ कुछ टाइम तक रहे। फिर ये वापस आ गए इंडिया में। फिर इंडिया में वापस आए कहाँ पर? बंगाल और असम में रहे कुछ टाइम तक। फिर ये चले गए सुमात्रा। सुमात्रा क्या है? एक आइलैंड है, बड़ा ही प्यारा आइलैंड है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। वहाँ पर रहे कुछ दिन। उसके बाद ये चाइना चले गए, चाइना के एक शहर में जिसका नाम है जियांतुन, जिसे प्रेजेंटली क्वांझो के नाम से जाना जाता है। वहाँ ये कुछ समय तक रहे सुल्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। और 1347 में
ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम। होम कौन सा था इनका? मोरक्को। कि यार अब मन नहीं लग रहा है, अब हमें मोरक्को में चले जाना चाहिए। तो ये भाई साहब 1347 में डिसाइडेड कि ये मोरक्को चले जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इनका कंपेयर किया जाता है मार्को पोलो के साथ। क्यों? क्योंकि वो चाइना भी गए थे और इंडिया भी गए थे, तो उन्होंने इन दोनों के बारे में लिखा है, तो इस वजह से इनका कंपेयर किया जाता है इन दोनों का। किसका? इब्न बतूता जी का और मार्को पोलो का। तो अब हम बात करते हैं जो इनके अकाउंट्स हैं। तो इन्होंने बुक लिखी है एक रिहाला के नाम से, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक है। आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, सो प्लीज़ पे अटेंशन। ये बुक किसने लिखी है? रिहाला बुक किसने लिखी है? रिहाला बुक लिखी है इब्न बतूता ने। ये अरबिक में है, सो ध्यान रखिए कि जो किताबुल हिंद जिसको लिखा है किसने? अल बिरूनी ने, और जो दूसरी बुक है रिहाला जिसे लिखा है इब्न बतूता ने, ये दोनों ही अरबिक में लिखी गई है। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी है? अरबिक। ये भी ट्रिक की क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की जो भी सोशल एंड कल्चरल लाइफ कैसी थी, किस तरह लोग रहते थे, किस तरह वो अपने आसपास के लोगों से घुलते मिलते, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। किसमें? रिहाला के बारे में। इब्न बतूता लिखते हैं कि भारत के पोस्टल सिस्टम के बारे में लिखते हैं कि भारत में पोस्टल सिस्टम कैसा था। तो वो बताते हैं कि भारत में दो तरीके का पोस्टल सिस्टम था। एक था हॉर्स राइडर, दूसरे थे फुट पोस्ट। हॉर्स राइडर में क्या था कि लोग घोड़े से डाक पहुंचाते थे। फुट पोस्ट में क्या था? लोग पैदल ही भागकर डाक पहुंचाते थे। जो हॉर्स पोस्ट था वो हर 4 मील पर एक घोड़ा खड़ा होता था। ठीक है, और पहला घोड़ा 4 मील वाले दूसरे 4 मील पर घोड़ा खड़ा है उस तक डाक पहुंचाता था। फिर वो नेक्स्ट 4 मील वाला दूसरे नंबर वाला घोड़ा तीसरे नंबर वाले जो 4 मील दूर पर खड़ा था उस तक डाक पहुंचाता था। फुट सोल्जर में क्या था? 1 मील में 3 लोग खड़े होते थे, मतलब कि 1/3 जो था 1 मील का उस पर एक पर्सन होता था। तो ये क्या करते थे? एक हाथ में लेटर होता था, दूसरे में होती थी घंटियां लगी हुई। ये दौड़ कर जाते थे जितनी स्पीड से ये भाग सकते हैं, और एक घंटियां इनकी बजती रहती थी। जैसे ही दूसरे पोस्ट पर खड़े पर्सन को ये घंटी की आवाज़ सुनती थी, वो आदमी तैयार हो जाता था कि हमें डाक पहुंचानी है, और वो पहले वाला दूसरे वाले को डाक देता था। तो वो दूसरे नंबर वाला अपनी स्पीड से भागता था, वो भी अपने हाथ में एक लेटर होता था, एक घंटियाँ होती थी, और वो घंटियाँ बजती जाती थी और वो तीसरे नंबर वाले तक पहुंच जाता था। इस तरीके से भारत में डाक व्यवस्था चलती थी। जो पैदल डाक व्यवस्था है या कहें फुट पोस्ट है, ये हॉर्स पोस्ट की बजाय ज़्यादा तीव्र गति से, जगह ज़्यादा स्पीडी थी, ज़्यादा तेज़ गति से ये डाक पहुंचाने का काम करती थी। ये प्रक्रिया जो है डाक पहुंचाने की तब तक चलती रहती थी एक दावे से दूसरे दावे तक, जब तक कि डाक पहुंच नहीं जाती। जो घोड़े से डाक पहुंचाने की व्यवस्था थी उसे बोलते थे उलुक, और जो पैदल दौड़कर डाक पहुंचाने की जो व्यवस्था थी उसे बोलते थे दावा। मतलब कि एक दावे से दूसरे दावे की जो दूरी होती थी वो होती थी 1 मील, 1/3 ऑफ ईच माइल, और उलुक की जो दूरी होती थी वो होती थी 4 मील के बाद, मतलब हर 4 मील पर एक उलुक होता था, और वो एक उलुक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से डाक पहुंचाई जाती थी। ओके, ये टर्म्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पीटी में पूछ लेता है कि उलुक से आप उलुक टर्म से क्या समझते हैं आप।
तो वो आपको ऑप्शन में दे देगा। या दावा सम टर्म से आप क्या समझते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। या ये पूछ लेगा उलुक एंड दावा टर्म इज रिलेटेड टू पोस्टल सिस्टम, ओके, फाइटिंग सिस्टम और मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर और किसी तरीके का टैक्स दे देगा, इट इज़ ए टैक्स, इट इज़ ए काइंड ऑफ टैक्स। तो हमारा आंसर होगा इट इज़ ए पोस्टल सिस्टम, ओके।